हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का वीडियो नंबर 13 है ना। आज हम लोग पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या है, इसका पीडीएफ बना के आपको नोट्स भेज दिया गया है। उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे ना। द लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एक होता है माइक्रो MIC, अरे ये माइक्रो का मतलब भी होता है अति सूक्ष्म और इसका मतलब भी होता है अति सूक्ष्म, लेकिन अति सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा। जैसे अगर हम लोग पानी में चीनी घुलाते हैं या नमक घुलाते हैं तो उसमें सॉल्यूट माइक्रो मॉलिक्यूल के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर हम लोग मिट्टी घुलाएंगे तो मिट्टी का जो पार्टिकल है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो आँख से दिखता है ना। तो माइक्रो मॉलिक्यूल अपेक्षाकृत हल्के से बड़े होते हैं। द लार्ज मॉलिक्यूल्स इन विच the same structural units are repeated several times are called polymers, है ना। लार्ज मॉलिक्यूल जिसमें एक जैसा संरचनात्मक इकाई बार बार रिपीट करता है पॉलीमर कहलाते हैं। द रिएक्शन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप पॉलीमर का निर्माण होता है उसे हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड मोनोमर्स। और जो छोटे मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन में भाग लेते हैं मोनोमर्स कहलाते हैं। चलिए से देखिए, ये इथिन का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग लेंगे n टाइम्स। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अभी क्या होगा, इनका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। देखिए डबल बॉन्ड ये खुल गया और दोनों ही कार्बन पर एक एक बॉन्ड खाली होगा। यहाँ भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ भी खाली होगा। उसी प्रकार से ये बॉन्ड भी टूटेगा और दोनों ही कार्बन पे एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। फिर ये दोनों जो बॉन्ड यहाँ और यहाँ जो बना हुआ है ये आपस में मिल करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार ये बॉन्ड खुल जाएगा और यहाँ और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये बॉन्ड खुल जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और आगे इस प्रकार से इथिन के मॉलिक्यूल बार बार जुड़ते चले जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखिए ये जो हिस्सा है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ये जो हिस्सा है ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से ना लिख करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इथिन का बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो इस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पॉलीमर। क्या कहेंगे इसको? पॉलीमर। और इथिन के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे मोनोमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, है ना। पॉलीमर को हम लोग बहुत प्रकार से बांट सकते हैं, है ना। हम लोग ABCD करके चर्चा करेंगे। नंबर A, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पर। ऑन दिस बेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जैसा कि नाम से क्लियर है, दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज अर्थात प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल में है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर एक्सेट्रा। डेफिनेशन याद रखेंगे, एग्जाम में आता है नोट्स। नंबर 2, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स, ना, कृत्रिम पॉलीमर। मानव द्वारा निर्मित पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल में है प्लास्टिक, नायलॉन 66, बुना S, ये बुना है। PVC फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब हमारे बिल्कुल मैन मेड पॉलीमर है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे अगर हम बात करते हैं नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर हमारा नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं। जैसे वो कम लचीला होता है, पानी में जल्दी ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर घटने या बढ़ने से ख़राब हो जाता है ना। तो नेचुरल रबर की, और तब जो रबर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है वल्कनाइज्ड रबर। तो नेचुरल रबर तो हमारा नेचुरल पॉलीमर हुआ, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर को हम लोग
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। ना दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल है हमारा वल्कनाइज्ड रबर, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। कैपिटल बी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। सभी पॉलीमर की संरचना के आधार पर हम लोग पॉलीमर को बांटेंगे। इस आधार पर पॉलीमर 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच एंड पॉलीमर और क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में जो पॉलीमर का चेन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, उसमें ब्रांच नहीं रहेगा। ब्रांच एंड पॉलीमर में जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें ब्रांच निकला हुआ रहेगा। और जो क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर होंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, उसमें 2 चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगा। इसे हम डायग्राम से दिखा सकते हैं, जैसा यहाँ देख सकते हैं, है ना। ये हमारा है लीनियर पॉलीमर, ये हमारा है ब्रांच। देखिए चेन है और बीच बीच में ब्रांच निकला हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग है, इसे हम कहेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल याद रखिएगा लीनियर पॉलीमर का, ब्रांच एंड पॉलीमर का, क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल अब याद रखिएगा। नंबर सी, है ना। नंबर सी हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के तरीका के आधार पर वर्गीकरण, यानी पॉलीमर किस तरीके से बन रहा है इसके आधार पर हम लोग पॉलीमर को बांटेंगे। इस आधार पर पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए एडिशन पॉलीमर किसे कहेंगे, द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स विथआउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। मतलब जब मोनोमर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने के दौरान किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल का बाहर निकलना नहीं होगा, तब बनने वाले पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। एग्जाम्पल में है हमारा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी एटसेट्रा। यहाँ देखिए यहाँ पर इथिन का मॉलिक्यूल लिए हुए n टाइम्स, है ना। यहाँ पॉलीथीन बना हुआ, ये एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इथिन है n टाइम। देखिए इथिन का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे खुलते जाएगा और ये इथिन के मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते जाएंगे। ये बॉन्ड खुलेगा और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे सर, ऐड होते जाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब इथिन के मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे थे तो क्या कुछ भी सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकला, जैसे वाटर या अमोनिया या अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकला, नहीं। तो इसे हम कहेंगे एडिशन पॉलीमर। लेकिन देखिए कंडेंसेशन में क्या होगा, देखिए इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, दोनों किनारे पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इसे हम कंडेंस करके कैसे ले सकते हैं, NH2 और CH2 6 बार है, फिर NH2। इसका आईपी नेम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ओल्ड नेम हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। और ये एडिपिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और 1 2 3 4 कुल मिला के 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसको कंडेंस करके हम लिखेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट ग्रुप CH2 4 बार है और बाहर में C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम है हेक्सेन डाइओइक एसिड या इसको एडिपिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है और ये एडिपिक एसिड है। हम इसका N मॉलिक्यूल लेंगे और इसका भी N मॉलिक्यूल लेंगे। लेकिन देखिए अब क्या होगा, अभी यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से OH, ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इसके आगे फिर हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का मॉलिक्यूल होगा, फिर आगे एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा। तो फिर यहाँ से OH बाहर निकलेगा और आगे से H बाहर निकलेगा यहाँ से, है ना। अब इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे, यहाँ पर बाहर क्या निकल रहा है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। चूँकि ये n टाइम्स रिपीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल भी n टाइम्स बाहर निकलेगा। बच क्या यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ H है, CH2 देखिए यहाँ पर 6 बार है, फिर यहाँ N, यहाँ H, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद हम इसको लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 और फिर C डबल बॉन्ड O, है ना। अब ये चीज़ मेरा बार बार रिपीट करेगा तो इसको हम इस प्रकार से करके यहाँ N लगा देते हैं। इसका नाम है नाइलॉन 6,6।
नायलॉन 6,6। ये भी एक पॉलीमर है ना, लेकिन जब इसका मोनोमर का नाम होगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी एसिड, लेकिन जब ये दोनों मोनोमर आपस में मिल करके नायलॉन 6,6 बना रहे थे तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला। सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में क्या बाहर निकला? वाटर। लेकिन यहाँ पर जब इथिन का मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होकर के पॉलीथीन बना रहा था, है ना, ये पॉलीथीन है, इसमें किसी भी प्रकार के सिंपल मॉलिक्यूल का उत्सर्जन नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। द पॉलीमर्स फॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है उसमें फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, एटीपिक एसिड में भी फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, इसको हम बोलेंगे बायफंक्शनल। 3 बार रहेगा तो ट्राइफंक्शनल। इसका हम लोग को सिलेबस में कहीं भी यूज नहीं है। बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स विथ द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, मिथनॉल, HCl एटसेट्रा। और यहाँ पे क्या था? विथाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और यहाँ पर है विथ द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल का टेरिलीन है, नायलॉन 6,6 एटसेट्रा। यहाँ पे नायलॉन 6 को बनते हुए दिखाया हुआ है, आप लोग PDF में देख लीजिएगा। नंबर D, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। ऑन दिस बेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोपॉलीमर्स और कोपोलीमर्स। होमोपॉलीमर्स और कोपोलीमर्स। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, देखिए एग्जाम्पल में हमारा प्रोपीन है। प्रोपीन से क्या बन रहा है? पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन हमारा n टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखिए प्रोपीन का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल और आगे बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये सब बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आएगा और अगल बगल दोनों कार्बन पे बॉन्ड खाली होगा और ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिपीट करने वाला मोनोमर कौन था? सिर्फ और सिर्फ प्रोपीन। प्रोपीन 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 ही बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही प्रकार का मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग नायलॉन 6,6 देख रहे थे। नायलॉन 6,6 में 2 प्रकार का मोनोमर रिपीट हो रहा था। एक हमारा था हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, एक हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन रिपीट हो रहा था एडीपिक एसिड। 2 प्रकार के मोनोमर रिपीट हो रहे हैं। जब 2 अलग अलग मोनोमर रिपीट होंगे तो उसे हम कहेंगे कोपोलीमर, और जब एक ही प्रकार का मोनोमर रिपीट होगा तो उसे कहेंगे हम होमोपॉलीमर, है ना। द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स, और द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपोलीमर। एग्जाम्पल है बुना S, बुना N, नायलॉन 6,6 टेरिलीन। बुना S का मोनोमर 2 है, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। इन सभी का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। बुना N में 2 मोनोमर है, 1,3-ब्यूटाडाइन, एक्रेलोनाइट्राइल। अभी नायलॉन 6,6 में क्या क्या था? एडीपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ये दोनों मोनोमर का नाम है, ये पॉलीमर का नाम हुआ। टेरिलीन पॉलीमर हुआ, इसके मोनोमर है टेरेप्थाइलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लासिफिकेशन का 5वां आधार E, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, भंडरवाल फोर्स एटसेट्रा। ऑन दिस बेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ 4 टाइप। इस आधार पर पॉलीमर 4 प्रकार के हैं, एलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये चारों का डेफिनेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए। एलास्टोमर, फाइबर्स का, थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। अभी हम लोग जो होमोपॉलीमर और कोपोलीमर पढ़े थे उस पर भी आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो उसका डेफिनेशन आप लोग याद कीजिएगा। एलास्टोमर्स, दीज आर रबर लाइक मटेरियल, रबर के जैसे पदार्थ हैं, हैविंग सम एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता, मतलब जैसे हम खींचेंगे तो खिंचाएगा और जब बल हटाएंगे तो वापस वो अपने स्थान पे आ जाएगा। द लॉन्ग चेन्स ऑफ एलास्टोमर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीकेस्ट भंडरवाल्स फोर्स। एलास्टोमर में कौन सा फोर्स काम करता है मॉलिक्यूल के बीच में? भंडरवाल फोर्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वल्कनाइज्ड रबर, बुना S, बुना N, नियोप्रीन। फाइबर्स, द पॉलीमर्स इन विच द लॉन्ग चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन।
आर कॉल्ड फाइबर्स। फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड, है ना, मतलब ये वैसे सॉलिड होते हैं जिनसे हम लोग रेसा बना सकते हैं। विच पजेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो उसके पास काफ़ी मजबूती होता है। जैसे नायलॉन का जो देखिए रस्सी आता है ना, उसका एक रेसा को भी आप तोड़ना चाहिएगा तो नहीं तोड़ पाएगा, काफ़ी मजबूत होता है। जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6, स्टेरिलिन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, फाइबर्स का। अभी थर्मोप्लास्टिक, द पॉलीमर्स विच मेल्ट ऑन हीटिंग, वे पॉलीमर जो गर्म करने पर मेल्ट हो जाते हैं, एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, और ठंडा करने पर वापस ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन थर्मोप्लास्टिक इज इंटरमीडिएट बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, मतलब थर्मोप्लास्टिक में जो पॉलीमर हैं उनके लॉन्ग मॉलिक्यूल के जो लॉन्ग चेन है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उसका मजबूती इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होगा। मतलब इलास्टोमर से मजबूत होगा लेकिन फाइबर से कमज़ोर। तो अगर हम इन तीनों की अगर हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स के स्ट्रेंथ की तुलना करें तो सबसे कमज़ोर किस में पाया जाएगा, इलास्टोमर्स में। उससे मजबूत हो गया थर्मोप्लास्टिक और उससे मजबूत कौन हो गया, फाइबर्स। एग्जाम्पल इसके याद रखेंगे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपीन एटसेट्रा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर, द पॉलीमर्स विच डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, वे पॉलीमर जो हीट करने पर गलते नहीं हैं, आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रिहाइन एटसेट्रा। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, मतलब इनके लॉन्ग चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है, इसलिए ये गर्म करने पर मेल्ट नहीं करते हैं। जैसे हमारा बैकलाइट का बना होता है इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में जो स्विच होता है देखिए काफ़ी हार्ड होता है ना, वो नॉर्मल हीट करने पर गलता नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ कुछ पॉलीमर्स दिए हुए 1 और 2 में, इनको इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स के स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द पॉलीमर्स इज एज फॉलोज। नंबर 1 में कौन है, नायलॉन 6, बूना एस और पॉलीथीन। तो नायलॉन 6 किसका एग्जाम्पल होगा, नायलॉन 6 हमारा फाइबर का एग्जाम्पल है। बूना एस किसका एग्जाम्पल है, बूना एस हमारा एलास्टोमर का एग्जाम्पल है, बूना एस एलास्टोमर का एग्जाम्पल है। और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि सबसे कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्स इलास्टोमर का होता है, इलास्टोमर का सबसे कमज़ोर किस में होता है, इलास्टोमर में। और यहाँ पे इलास्टोमर कौन है हमारा, बूना एस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, बूना एस, है ना। इसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर कौन है हमारा, पीवीसी। पॉलीथीन हमारा थर्मोप्लास्टिक है, देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक। तो फिर यहाँ पर आएगा हमारा पॉलीथीन। और सबसे मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होगा, फाइबर में। तो फाइबर का उदाहरण कौन है, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6। दूसरा सेट में है नायलॉन 6, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर नायलॉन 6 हमारा फाइबर है, नियोप्रीन हमारा इलास्टोमर है। देखिए नियोप्रीन हमारा क्या है, इलास्टोमर। और थर्मोप्लास्टिक में हमारा आता है पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक में हमारा क्या आता है, पीवीसी। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले नियोप्रीन, इसे मजबूत होगा पीवीसी, और इसे मजबूत कौन होगा, नायलॉन 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज करने के लिए। इसलिए हम बोल रहे थे यहाँ पर कि इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक होता है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एक होता है हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और एक हमारा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पहले हम लोग एडिशन की चर्चा करते हैं, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।